हमने जो बेसिक पढ़ा उसी के आधार पर अब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखते हैं 1.1, ठीक है ना। और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होने के बाद में इसके बाद में हम देखेंगे कि एडवांस एक्सरसाइज। एडवांस का मतलब ये है कि एनसीईआरटी के अलावा ऐसे क्वेश्चन जो इससे संबंधित एनसीईआरटी में कवर नहीं किए और कुछ जैसे केसी सिन्हा हो गया, आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल, इन बुक के क्वेश्चन भी हम कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पर देखेंगे इस एक्सरसाइज के बाद में। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। देखिए समुच्चय है, समुच्चय होने के लिए क्या आवश्यक है, पहली बात तो ये क्लियर हो जाए। समुच्चय होने के लिए क्या आवश्यक है, समुच्चय कब होता है, जब वो क्या होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। सुपरिभाषित, आई बात समझ में, सुपरिभाषित होना आवश्यक है। कहने का मतलब ये हो गया कि मैंने अगर कोई चीज़ बोली है, यहाँ पर 100 लोग बैठे हैं तो सबके आंसर एक जैसे आना चाहिए, ऐसी चीज़ मुझे बोलना है। ऐसा नहीं कि विवादप्रस्त बात हो कि किसी के लिए उसकी मीनिंग अलग निकले, दूसरे के लिए अलग निकले, तीसरे के लिए अलग निकले। समझ में आई ना बात। कहने का मतलब ऐसी बात हो कि जो सुपरिभाषित हो, यानी कि मैंने जो चीज़ बोली, मैंने बोला कि अच्छा एक काम करिए कि सम संख्या लिखिए, सम धनात्मक सम प्राकृत संख्या लिखिए, तो सब बच्चे क्या लिखेंगे, सम और प्राकृत, यानी कि धनात्मक सम संख्या लिखेंगे, ठीक है ना। किसी के लिए उसकी मीनिंग अलग नहीं होना चाहिए, तो इसको क्या बोला जाएगा, वो ऐसे ऐसे जो सुपरिभाषित रहेंगे वो समुच्चय कहलाएंगे। देखिए मैंने आपसे बोला कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये समुच्चय होगा क्या, हाँ होगा समुच्चय। क्यों, क्योंकि सुपरिभाषित है, समुच्चय है। क्यों है समुच्चय, क्यों, क्योंकि हम मान सकते हैं कि ये इक्वल टू, भाई वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। ऐसे कौन से महीने होते हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जे से शुरुआत होते हैं, जैसे जनवरी, देखिए जनवरी, आप बोल सकते हैं फरवरी तो एफ से शुरू होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून भी आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, जुलाई भी आ जाएगा, अगस्त नहीं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर नहीं। केवल 3 ही महीने ऐसे हैं कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जे से शुरुआत होती है। तो ये सभी के लिए मीनिंग क्या होगी, यही होगी। और मेरे ख्याल से यहाँ पर 1000 बच्चे भी बैठे रहेंगे, सबका आंसर यही रहेगा। तो ये क्या होगा, समुच्चय होगा, क्योंकि ये सुपरिभाषित है, ठीक है ना। क्योंकि अंग्रेजी जे से प्रारंभ होने वाले महीनों के नाम क्या है, निम्न है। और इस प्रकार से हमने यहाँ पर समुच्चय बना दिया। बात समझ में आई। देखना सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह समुच्चय है क्या, आप बोलेंगे है। क्यों, क्या बोला है, सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन है भाई, कौन है, हर बच्चे का आंसर अलग हो सकता है। भाई किसी को चुटकुले पसंद आते हैं तो चुटकुले लिखने वाले लेखकों के नाम लिखेगा, किसी को कोई कविताएं पसंद आती है तो कविता वालों लेखकों के नाम लिखेगा कि ये प्रतिभाशाली है। चुटकुले लिखने वाले प्रतिभाशाली नहीं है। कुछ लेखक ऐसे हैं कि जो गाने लिखते हैं, कुछ लोगों को गाने का शौक है तो उनके लिए गाने लिखने वाले अच्छे प्रतिभाशाली लेखक हो गए। तो कहने का मतलब जो प्रतिभाशाली लेखक है ये सुपरिभाषित नहीं है, इसकी मीनिंग जो होती है सभी के लिए अलग अलग हो सकती है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि समुच्चय है क्या, समुच्चय नहीं है, नहीं होगा। क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित होना आवश्यक है, नहीं है, सुपरिभाषित होना आवश्यक है। बात समझ में आ गई। तो
तो आप क्या बोलेंगे कि ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो प्रतिभाशाली है भाई, प्रतिभाशाली का मतलब क्या है? गद्यांश वाले हैं कि पद्यांश वाले हैं कि चुटकुले वाले हैं कि गाने वाले हैं कि कविता वाले हैं, कौन है? किसको प्रतिभाशाली बोलेंगे? तो यहाँ पर ये क्लियर बात नहीं हो रही। मतलब बात स्पष्ट होना चाहिए और सभी के लिए इसकी मीनिंग एक जैसी ही होना चाहिए। देखिए तीसरा, समुच्चय होगा क्या? सर्वश्रेष्ठ, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। मुझे एक बात बताइए, भारत के नहीं बोला है, विश्व के। अच्छा चले भारत के बोला जाए तो क्या है? मुझे एक बात बताइए कि विश्व में सबसे अच्छे 11 बल्लेबाज कौन है? यहाँ पर 10 लोग हैं, किसी को कोई बल्लेबाज पसंद आता है, किसी को ऐसा लगता है कि टिके रहना चाहिए, धीरे धीरे भी खेले तो चलेगा, किसी को ऐसा लगता है कि नहीं वो तो बल्लेबाज आना चाहिए और फटाफट फटाफट रन बना के चले जाना चाहिए, 50-60 रन बना लिए और वो आउट हो जाए। ऐसे प्रतिभाशाली है, यानी कि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है। मतलब सर्वश्रेष्ठ की मीनिंग सबके लिए यहाँ पर क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। कोई चाहता है कि जो लंबा खेले, कोई चाहता है कि फास्ट खेले, कोई चाहता है कि जो 6 ज़्यादा लगाए वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ सबके लिए, इसका मतलब अलग अलग हो सकता है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वश्रेष्ठ 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 बल्लेबाज सुपरिभाषित, सबके आंसर एक जैसे नहीं हो सकते ना, नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आई ना? सबसे महत्वपूर्ण सुपरिभाषित होना आवश्यक है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। भाई आप मान लिया या 11वीं क्लास में पढ़ते हैं और मैं आपकी क्लास को पढ़ा रहा हूँ, मैथ से पढ़ा रहा हूँ। मैंने बोला कि अच्छा बेटा एक काम करिए, आपके क्लास में जितने भी बालक हैं वो सभी की लिस्ट बनाइए, सभी लोग। क्या सबके आंसर एक जैसे रहेंगे? हाँ बिल्कुल रहेंगे, सबके आंसर एक जैसे रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि भैया क्लास में जितने हैं सभी लोग सबके नाम लिखेंगे, इसका मतलब सबके आंसर एक जैसे रहेंगे कि नहीं? तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि समुच्चय होगा, समुच्चय है। ठीक है? क्यों है उसका कारण भी देना है, तो आप बोल सकते हैं कि कक्षा में एक निश्चित छात्र है जो कि सुपरिभाषित है, ऐसा हम यहाँ पर बोल सकते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। बताइए मुझे कि 100 से कम प्राकृत संख्या क्या होगी? देखिए 1 2 3 4 5 और डेज 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 कंटिन्यू, कहाँ तक? 100 से कम, 100 से कम मतलब 99 तक। क्या मैं आपसे बोलूं कि इस प्रश्न का आंसर लिखिए, तो ऐसे लिखेंगे क्या सभी लोग? हाँ ये हो सकता है कि किसी ने 3 तक लिखा और फिर डेज डेज लगा दिया, किसी ने लास्ट में भी ऐसा लिखा 98, 99 तक। अरे भाई मीनिंग तो सबकी एक ही है ना। किसी ने लिखा कि 4, 5, 6 और फिर डेज डेज लगाया, मीनिंग तो वही है ना कि 1 से लेकर 99 तक। तो सुपरिभाषित है, सबके आंसर एक जैसे ही आ रहे हैं। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि समुच्चय होगा या समुच्चय है, ऐसा बोल सकते हैं। और यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं हम। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। मुझे एक बात बताइए कि लेखक प्रेमचंद बोला है, मतलब मुंशी प्रेमचंद की बात की होगी। मुझे एक बात बताइए कि मैंने अगर बोला कि बेटा एक काम करिए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास है ना, सारे उपन्यास की कल लिस्ट बना के लाइए। आपने क्या किया? इंटरनेट पर सर्च किया, सभी लोग करेंगे इंटरनेट पर सर्च, और आपको पता है ना कि मुंशी प्रेमचंद के रिजल्ट सबको एक जैसे मिलेंगे। भाई उसके जो उपन्यास है वो निश्चित है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि किसी के लिए कोई हो गए, किसी के लिए कोई हो गए। जैसे गबन हो गया, गोदान हो गया, इस प्रकार से जो भी उसके उपन्यास है वो आप यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं कि लेखक समुच्चय होगा, समुच्चय है। क्यों है? क्योंकि लेखक प्रेमचंद के
उपन्यास क्या है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। ठीक है ना, इसीलिए क्या होगा? ये समुच्चय होगा, ऐसा हम यहां पर लिख सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं हम। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, सम पूर्णांकों की बात की है क्या? सुपरिभाषित है क्या? बताइए जरा फटाफट। सुपरिभाषित है ना, तो ये होगा समुच्चय होगा, समुच्चय है। क्यों समुच्चय है? क्यों? क्योंकि ये सुपरिभाषित है। अगर मान लिया जाए सम संख्या कौन सी है? 2, 4, 6, 8 डैश 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 लगातार, कहाँ तक? अनंत तक। ये तो सुपरिभाषित है, निश्चित है। देखिए ना, सम बोला है तो सम लिख दिया मैंने, पूर्णांक बोला यानी कि धनात्मक वाली सम संख्याओं को लिख दिया मैंने यहाँ पर, तो सुपरिभाषित है, समुच्चय होगा। चलिए ऐसा मत समझना आप कि सर ये तो डैश डैश लगाया, आगे क्या आने वाला है पता नहीं। क्यों? सबको मालूम तो है ना क्या क्या आने वाला है। 8 के बाद 10 आएगा, फिर 12 आएगा, 14 आएगा, 16 आएगा, 18 आएगा। सम संख्या है, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित हो जाती है। चलिए ठीक है। 8, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर मान लिया जाए आप एनसीईआरटी बुक पढ़ रहे हैं और मैंने बोला कि इस अध्याय में जितने प्रश्न हैं उतने का संग्रह बना लीजिए। आप बना सकते नहीं बना सकते? भाई जितने भी प्रश्न है वो कभी बदलेंगे क्या? वही के वही तो प्रश्न है। आपके दोस्त की भी बुक में अगर सेम राइटर की बुक है तो आपके दोस्त की भी बुक में उतने क्वेश्चन है, आपकी भी बुक में उतने क्वेश्चन है, सभी की बुक में उतने क्वेश्चन है। तो ये तो निश्चित है, बदलेंगे थोड़ी, निश्चित है। तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह समुच्चय होगा, समुच्चय है। क्यों? क्योंकि अध्याय में आने वाले प्रश्नों की संख्या क्या है? सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। सुपरिभाषित होना आवश्यक है। ठीक है ना। चलिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह कौन सा है? 9th है। मुझे एक बात बताइए कि विश्व के सबसे खतरनाक जानवर कौन है? तो एक बोलता बच्चा कि शेर है। मुझे नहीं लगता कि शेर सबसे खतरनाक है। क्यों खतरनाक नहीं है वो शेर? भैया चीता उससे ज़्यादा दौड़ता है। शेर से तो हम किसी तरीके से भाग के इधर उधर निकल भी जाएंगे। चीते की छलांग क्या होती है? लंबी होती है, सबसे ज़्यादा तेज भागता है, और वो उससे बचना बड़ा मुश्किल है। हम पेड़ पर चढ़ेंगे, चीता भी पेड़ पर चढ़ जाता है, सबसे खतरनाक है। कोई बच्चा बोलता है कि नहीं सर चीता खतरनाक थोड़ी है, सांप खतरनाक है। चीता तो कम से कम दिखेगा, हम इधर उधर तो भी हो सकते हैं। सांप तो दिखता भी नहीं, रेंगते रहता है इधर उधर, और कभी भी खतरनाक हो सकता साबित हमारे लिए। ठीक है ना। तो सबकी सोच अलग अलग है। कई लोगों का मानना ये है कि भैया वो तो सब इधर उधर रहते हैं, कुत्ता सबसे खतरनाक है। कुत्ता तो घर में ही पाला जाता है, हमारे कॉलोनी में घूमते रहता है, कब आके काट दे भरोसा थोड़ी है। सबसे खतरनाक तो वो हो गया फिर हमारे लिए। ठीक है ना। कई बच्चे बोलते हैं कि अरे सर वो चींटी भी बड़ी खतरनाक होती है, चींटी के झुंड में अगर हम पहुंच गए, चींटियां काटना चालू हो गए तो बड़ी मुसीबत हो जाती है। तो खतरनाक शब्द का उपयोग परिभाषित है क्या? भाई किस मामले में आप खतरनाक बोल रहे हैं भाई? तो परिभाषित नहीं है। हम यहां पर बोल सकते हैं कि समुच्चय होगा क्या? समुच्चय नहीं है, नहीं है। क्यों? क्योंकि खतरनाक जो शब्द है यहां पर, खतरनाक जानवर सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। आई बात समझ में? भाई आपके हिसाब से खतरनाक नहीं है, वो सबके हिसाब से खतरनाक की बात की जा रही है। एक का आंसर अलग होगा, दूसरे का आंसर अलग होगा, तीसरे का आंसर अलग होगा। तो जब ऐसा है तो सुपरिभाषित नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम यहां पर बोल सकते हैं कि समुच्चय है या नहीं है, इसका आकलन यहां पर किया जा सकता है। अब देखिए, आसान काम है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। आपको मैं बता दूं कि 11th का मैथ्स से इतने आसानी से बनेगा, ऐसा लगेगा कि अरे यार 10th क्लास का तो मैथ्स टफ था, 11th का तो बहुत मजा आ रहा है। ऐसा लग रहा है, लग ही नहीं रहा होगा आपको मैथ्स से पढ़ रहे हैं, है ना। बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, मान लीजिए कि a बराबर से इतना रिक्त स्थानों में उपयुक्त चिन्ह का प्रतीक का उपयोग करना है, ये वाला प्रतीक, ये वाला या ये वाला। और एक बार समझ लीजिए, a इज इक्वल टू कौन है, 1 2 3 4 5 और 6 है, ये है। इस प्रतीक का उपयोग वो किया जाता है कि इधर लिखा जाता है अवयव को और इधर लिखा जाता है समुच्चय को, और इसके बीच में लगाया जाता है ये वाला चिन्ह या तो फिर ये वाला चिन्ह। जैसे उदाहरण के लिए 3 इज बिलोंग्स टू ए, 3 क्या है, ए का अवयव है। 9 इज नॉट बिलोंग्स टू ए, कहने का मतलब 9 ए का, ए में है क्या, ये जो समुच्चय है उसमें कहीं पर 9 लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो नॉट बिलोंग्स टू। इस समुच्चय में 3 लिखा है क्या, हाँ है ना, इसलिए 3 इज बिलोंग्स टू इतना। बस आपको ढूंढना है। मुझे एक बात बताइए कि 5 ए में है क्या, हाँ है ना, तो फिर क्या लिखेंगे हम, बिलोंग्स टू। 8 ए में है क्या, 8 तो ए में दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, भैया है ही नहीं इसमें। 0 ए में है क्या, 0 दिख रहा क्या कहीं पर, ए में नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू बोलेंगे। 4 है क्या इसमें, आप बोलेंगे कि हाँ है ना 4, तो आप बोलेंगे बिलोंग्स टू। 2 है क्या इसमें, हाँ है 2 भी, तो हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। कितना आसान काम है। 10 है क्या इसमें, नहीं है, तो आप बोलेंगे कि नॉट बिलोंग्स टू। याद रखना कि पहले अवयव और फिर समुच्चय, देखिए सब में अवयव पहले लिखा हुआ है और बाद में समुच्चय का नाम लिखा है ना, तो ये तरीका इसका होता है। तो नोट कर लीजिए, आप इसको नोट करते हुए जाएंगे बराबर प्रॉपर तरीके से। हाँ, अब ये है मजेदार क्वेश्चन, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर, ये शब्द कुछ नया लग रहा है क्या, रोस्टर, रोस्टर या रोस्टर ऐसा भी लिखा जाता है, ये याद रखना। ये मैंने बेसिक में क्लियर नहीं किया था, रोस्टर नाम नहीं लिया था मैंने। इसी को बोला जाता सारणीबद्ध, सारणीबद्ध रूप या सूची रूप, ये सारे नाम, या टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ये सारे एक ही चीज के नाम है, ये बात याद रखना, नोट कर लो आप, बल्कि समझे। रोस्टर बोला जाए, चाहे सारणीबद्ध बोला जाए, चाहे सूची रूप बोला जाए, या टेबुलर फॉर्म बोला जाए, सारे के सारे नाम क्या है, एक ही है। अब देखिए, ए इज इक्वल टू, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से समझना। क्वेश्चन पूछा जाता है, रोस्टर फॉर्म में दिया जाता है, तो सारणीबद्ध रूप में, अपना समुच्चय निर्माण रूप में, और समुच्चय निर्माण रूप में दिया है तो सारणीबद्ध रूप में या रोस्टर रूप में परिवर्तित करने के लिए बोला जाता है। देखिए ये कुछ किस रूप में लिखा हुआ है, ये सारणीबद्ध रूप में लिखा है, ये याद रखना, ठीक है। इसको रोस्टर रूप में लिखना है, मतलब अवयव के रूप में लिखना है। देखिए 1 से 1 पूर्णांक है, पूर्णांक यानी कि पूरा पूरा अंक। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3, और इसी प्रकार से आगे चलते जाएगा 4 5 6 7, इस प्रकार से चलते जाएगा आगे तक। क्या बोला है, पूर्णांक, ये पूर्णांक लिखे ना मैंने यहाँ पर, पूर्णांक है जो -3 से बड़ा है, -3 यहाँ पर है, इससे बड़ा है इसके इधर, और 7 से छोटा है इसके इधर, 3 से बड़ा है, बड़ा मालूम है ना आपको, ये जो -3 है इसके बड़ा इधर होता है हमेशा, छोटा यहाँ से इधर होता है। कहीं पर भी आप उंगली रख लीजिए, इधर छोटा इधर बड़ा, ऐसा। -3 से बड़ा है, तो -3 से बड़े कौन से हो गए, -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 आएगा क्या, 7 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा 7, क्योंकि 7 से छोटा बोला है ना, तो 7 से छोटा ये हो गया, आपने इसको ऐसा लिख दिया। चलिए आई बात समझ में, भाई आपको ऐसा बोला है ना। देखिए -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो -3 नहीं आएगा,
हाँ, अगर ऐसा लिखा होता तो फिर -3 भी आता है, क्योंकि बराबर या इससे बड़ा, ऐसा। पहला हो गया। दूसरा, एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, से कम प्राकृत संख्या है भैया। ए से प्रदर्शित कर दिया, अब मैं दूसरे को बी से प्रदर्शित करता हूं। देखिए 6 से कम प्राकृत संख्या, एक प्राकृत संख्या 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, डैश 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 अनंत तक। लेकिन आपको बोला 6 से कम, 6 से कम यानी कि 6 भी नहीं आएगा, कहाँ तक आएगा? 5 तक आएगा, बस ऐसा। आई बात समझ में? अब देखिए तीसरा, एक 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों का योगफल 8 है। देखिए 1 और 7 दोनों को जोड़ दिया है तो 8 हो रहा, 2 और 6, 3 और 5, 4 और 4, 5 और 3, 6 और 2 और 7 और 1, 8 और 0, 0 और 8 नहीं होगा क्या? क्यों? इनके भी तो अंकों का योगफल 8 है। लेकिन भैया 0 8 का मतलब क्या होता है? 8 ही तो होता है। ये एक अंक की संख्या है ना, 2 अंकों की संख्या थोड़ी है, इसलिए ये नहीं होगा। आपको बोला है 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की प्राकृत संख्या होना चाहिए जिसके अंकों का योगफल कितना होना चाहिए? 8। क्या होगा? C = देखिए ये सारी संख्या लिख दीजिए, 17 और 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80 और 08 नहीं लिखेंगे क्योंकि वो एक ही अंक की संख्या है। ठीक है, चलिए। फोर्थ, D = एक से एक अभाज्य संख्या है भैया, अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। मुझे एक बात बताइए कि 60 के भाजक कौन कौन होते हैं? 60 को किससे किससे विभाजित किया जा सकता है? तो आप बोलेंगे कि भैया 1 से तो हर संख्या को विभाजित किया जा सकता, 2 से भी किया जा सकता 60 को, 3 से भी किया जा सकता, 4 से भी किया जा सकता, 5 से भी किया जा सकता, 6 से भी किया जा सकता, 7 से नहीं कर सकते, 8 पंचे 8 छक्का 48, 8 से भी नहीं कर सकते, 9 से भी नहीं किया जा सकता, 10 से किया जा सकता, 12 पंचे 60, 12 से किया जा सकता, 13 से भी नहीं कर सकते, 14 से भी नहीं, 15 से कर सकते हम, हैं। फिर उसके बाद में डायरेक्ट 15 के बाद में डायरेक्ट 30 से कर सकते हैं और 60 से कर सकते कि नहीं? इतनी संख्याओं से हम इसको विभाजित कर सकते हैं। अब क्या हो जाएगा? 60 को भाजित करने वाली तो इतनी संख्या है, एक से एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य कौन सी है? जो स्वयं से और एक से विभाजित हो सकती है, इसके अलावा किसी से नहीं। ये है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, इसके बाद में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है। इसके लिए 2, 3 और 5 ये अभाज्य संख्या बन रहे। समझ में आई बात? अब देखिए पांचवें में क्या बोला है? ई ट्रिग्नामेंट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। बहुत मजेदार। देखिए ट्रिग्नामेंट्री, ये इधर लिख रहा हूं मैं पांचवा। देखिए 5th क्वेश्चन कर रहे हैं हम। क्या बोला है? ट्रिग्नोमेट्री बोला है, तो मैं क्या करता हूं? x = मान लेता हूं मैं एक समुच्चय ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री ये लिख दिया मैंने, और सभी के बीच में कॉमा लगा देता हूं मैं। भाई आपको क्या बोला है कि ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित, मतलब ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी शब्द आए हुए हैं सभी अक्षरों को लिखना है, तो सभी अक्षरों को मैंने क्या किया? लिख दिया। क्या समुच्चय बन गया क्या? ये बताइए जरा। आपको क्या बोला था कि भाई जितने भी चीज़ें रहेगी, जितने भी वस्तुएं रहेगी, सब में कॉमा लगा देना है। कॉमा लगा दिया। सबको सर्पाकार कोष्ठक में बंद करना है, कर दिया बंद। अब कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए ना भाई। टी आ गया तो ये टी हो गया, तो ये रिपीट हो गया कि नहीं? फिर आर आ गया तो आर ये यहाँ पर भी रिपीट हो गया। आई एक ही बार आया, जी एक ही बार आया, वो 2 बार आया तो इसको हटा दो, 2 बार थोड़ी लिखना है हमें।
एन एक बार आया, एम कितने बार आया, एक बार आया, ई भी एक बार आया और वाई भी एक बार आया। कहने का मतलब ये नहीं होगा, क्या होगा, रिपीट जो आ रहा है उसको हटा देना है। टी आर आई जी ओ एन एम ई और ये हट गया और वाई, ये बन जाएगा समुच्चय, ये वाला हट जाएगा। मतलब कोई भी अवयव एक से ज़्यादा बार नहीं आना चाहिए, और अगर आता है तो उसको हटा दो। चलिए ठीक है, 6 देखते हैं हम। 6 बेटर में हो क्या रहा, एफ इज इक्वल टू, अच्छा ये तो नाम ही दिया हुआ है ना, ये ई इज इक्वल टू है ना, ये ई इज इक्वल टू दिया हुआ, ई इज इक्वल टू, हाँ ये ऑलरेडी ई इज इक्वल टू दिया हुआ है ना। चलिए ठीक है, हाँ एफ इज इक्वल टू बेटर बी ई डबल टी, तो डबल टी तो एक टी लिख दिया, आप डबल से टी नहीं लिखेंगे हम, और फिर ई तो ई भी एक बार लिख दिया, आर, बस रिपीट नहीं होना चाहिए। 2 बार टी आ गया था, 2 बार ई आ गया था, तो एक ही बार लिखना है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसको लिख दिया। अब देखिए उल्टा क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन था समुच्चय निर्माण रूप में था, तो आपको सारणीबद्ध रूप में लिखना था, रोस्टर रूप में लिखना था। अब रोस्टर रूप में दिया हुआ है, इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलना है। ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है, इस बात को समझिए, और कैसे लिखा जाता है इस बात को देखते हैं हम। देखिए पहला, इसमें क्या है, इन अवयवों को पहचाना जाता है। देखिए 3, 6, 9 और 12। मुझे एक बात बताइए, इन अवयवों को देखने के बाद में क्या लग रहा आपको, क्या 3 का पहाड़ा नहीं लग रहा है? 3 अगर 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 लग रहा है कि नहीं? तो आपको मालूम है कि ये इज इक्वल टू 1 से तो लिख ही देना है, सचदेट भी लगा देना है, सचदेट भी लगा देना है, और आप बोलेंगे कि 1 से इज इक्वल टू 3n, 3 गुना हो रहा ना, और n का मान क्या है, 1 या 1 से बड़ा, और 3 चौक 12, और 4 या 4 से छोटा। कैसा यहां पर आप ये भी बोल सकते हैं कि 4 से छोटा, और n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N। समझ में आई क्या बात, नहीं आई? देखना फिर से और एक बार। आप ये बोल रहे हैं कि भैया 1 का मान जो है ना वो 3n के बराबर है। n का मान क्या होगा, प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से। n इज बिलोंग्स टू n, प्राकृत संख्या। n का मान 1 या 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और 4 या 4 से कम होना चाहिए। तो n के मान क्या हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे। n का मान 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। n का मान 2 रखा तो x का मान कितना हो गया, 6। n का मान 3 रखा तो 9। n का मान 4 रखा तो 12 आ गया। हमने इसको सारणीबद्ध अपना समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया। ऐसा अवयव की प्रकृति को जानना है हमें कि किस प्रकार का अवयव है, ठीक है ना। देखिए सेकंड, देखिए सेकंड, b इज इक्वल टू मान लिया जाए, 1 से तो लिखना है, और सचदेट। इस बात को देखिए आप, यहाँ पर है 2 4 8 16 32, ऐसा है। मुझे एक बात बताइए, इसका डबल है ये, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, इसका डबल ये है, क्या 2n है नहीं क्या ये? जहाँ पर n इज बिलोंग्स टू n, और n का मान जो है, जो n का मान है वो कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेके कहाँ तक है, 5 तक है। नहीं आई बात समझ में? देखना अभी 1 से इज इक्वल टू क्या है, 2n है, जहाँ n इज बिलोंग्स टू n, और तथा n का जो मान है वो 1 या 1 से बड़ा, और कहा किससे छोटा, 5 से छोटा, 5 या 5 से छोटा। इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा। मैंने ये बातें लिखी है, n का इसका मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 डैश 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 कंटिन्यू,
6 7 डैश 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 कंटिन्यू। आई बात समझ में? ये जो मैंने लिखा इसका मतलब क्या है? प्राकृत संख्या। और मैंने यहां पर लिखा कि n का मान क्या होना चाहिए? 1 या 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। 1 या 1 से बड़ा और 5 या 5 से छोटा। यानी कि आपके पास में n इज इक्वल टू क्या आ गया? 1 2 3 4 5। इतना आ गया कि नहीं? आया कि नहीं आया? चलिए ठीक है। अब मैंने ये बोला कि भैया x का मान जो है, n का मान 1 रखा तो 2⁻1 यानी क्या हो गया? 2 हो गया। n का मान 2 रखा तो 2 दूनी 4 तो 4 आ गया। n का मान 3 रखा तो 2 की घात 3 कितना हो गया? 8 हो गया। n का मान 4 रखा तो कितना हो गया? 16 हो गया। n का मान 5 रखा तो 32 हो गया। आ गया? कहने का मतलब ये जो लिखा इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? एक ही है। ठीक है ना? चलिए तीसरा देखते हैं हम। आपको गुणों को देखना है, इसके गुण क्या बन रहे हैं भाई, किस हिसाब से ये चल रहा है। 1 से तो लिखना ही है, 5 25 125 और 625। क्या ये इस प्रकार से नहीं है? 5 की घात n, जहाँ पर n का मान 1 2 3 और 4 है। देखिए n का मान अगर 1 रखते हैं तो 5 आ गया, 2 रखते हैं तो 50 25, 3 रखते हैं तो 5 की घात 3 क्या हो गया? 125, ये आ गया। 4 रखते हैं तो 5 की घात 4 यानी 625। देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि 1 से इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 की घात n, जहाँ n इज बिलोंग्स टू कैपिटल N तथा, यानी कि प्राकृत संख्या। लेकिन प्राकृत संख्या भी कैसी? प्राकृत संख्या कैसी? n का मान जो होना चाहिए वो क्या? 1 से लेके 5 तक होना चाहिए, 5 तक। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं कि बुक में आंसर देखेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर दूसरे तरीके से लिखा हो सकता है। हमने लिखा बस मीनिंग दोनों की एक जैसी होना चाहिए। हमने भी इसको समुच्चय निर्माण रूप के रूप में लिख रहे हैं ना, एक सचदेट के रूप में, और फिर x का इसका है नेचर लिख दिया हमने यहाँ पर, कैसा नेचर है। तो देखिए चौथा d इज इक्वल टू, भाई इसके जो समुच्चय के नाम तो आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं ना कैपिटल में। क्या दिखाई दे रहा? 2 4 6 8 10 डैश 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 ऐसा दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्या ये सम संख्या है? और कैसी सम संख्या? धनात्मक सम संख्या। यानी कि प्राकृत हम यहां पर लिखेंगे कि x सचदेट, x क्या है? सम प्राकृत संख्या है। बस हो गया काम। सम प्राकृत संख्या है ना, धनात्मक है, यानी सम प्राकृत, प्राकृत तो धनात्मक ही होती ना, और सम। और प्राकृत अगर नहीं लिखेंगे, केवल सम संख्या लिख देंगे तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सम संख्या तो ये भी होती है, इसलिए प्राकृत लिखना जरूरी है। प्राकृत मतलब ये वाली हो जाएगी भाई। प्राकृत तो 1 3 5 भी होती है, लेकिन सम भी लगा दिया ना हमने, साथ में सम भी लगा दिया, ये ऐसा। हाँ पांचवा E इज इक्वल टू, ये मैं ABCD कुछ भी लिख रहा हूँ, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल लेटर कोई भी लिख सकते हैं आप। मुझे एक बात बताइए कि फिफ्थ में क्या दिखाई दे रहा है? 1 4 9 और डैश 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 कितना? 100। कैसी संख्याएं दिखाई दे रही? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे 4 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 10 का स्क्वायर, 100 है ना। देखिए ना, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इस प्रकार से आगे चल रहा है। देखिए फिर से एक बार, एक सचदेट क्या हो जाएगा? एक सचदेट x इज इक्वल टू n का स्क्वायर। चेंज कौन हो रहा? 1 2 3 4 5 नीचे वाला हो रहा ना, और स्क्वायर तो फिक्स है सब में। जहां पर n इज बिलोंग्स टू प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, और n का मान कितना है? n का मान 1 से लेके 1 या 1 से बड़ा है और 10 या 10 से छोटा है।
ऐसा, ठीक है ना। प्राकृत संख्या n का मान देखिए ना, n का मान n स्क्वायर लिखा है ना, n का मान आपने 1 रखा तो 1 आ गया, 2 रखा तो 4 आ गया, 3 रखा तो 9 आ गया, 4 रखा तो 16 आ गया। तो ऐसी तो संख्या मिलेगी आपको। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको पहचानना पड़ेगा जो हमने जो शब्दों को बेसिक में पढ़ा ना, किसको क्या प्रदर्शित किया जाता है, तो उसके आधार पर ये बनता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बड़े आसानी से बना लेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, यहां पर निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध रूप कीजिए। वही बात हो गई पिछले क्वेश्चन के जैसा, है ना, पिछले क्वेश्चन के जैसा। आपको ये समुच्चय निर्माण के रूप में दिया हुआ है, अब सूची रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। देखिए सूचीबद्ध रूप बोलिए, चाहे रोस्टर रूप बोलिए या टेबुलर फॉर्म बोलिए, ये सबका मतलब एक ही होता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू, एक से एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 डेज डेज डेज, और क्यों -1 -3 -5 ये डेज 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 कंटिन्यू। ये विषम संख्या लिखी है मैंने, लेकिन प्राकृत भी बोला है साथ में, यानी कि प्राकृत यानी कि धनात्मक ही होती है, तो ये वाली हो जाएगी। इसको कैसे लिखेंगे, 1 3 5 7 9 डेज 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 कंटिन्यू, ये विषम प्राकृत संख्या हो गई। सेकेंड, कंडीशन को प्रॉपर तरीके से देखना है, प्रॉपर तरीके से समझना है। देखना, एक से एक पूर्णांक है, पूर्णांक, पूर्णांक संख्या रेखा पर जो दिखाई देता है यही तो पूर्णांक होता है भैया। 0 1 2 3 4 5 डेज 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 लगातार, -1 -2 -3 -4 डेज 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 लगातार, ठीक है ना। क्या बोला, एक से एक पूर्णांक तो है, लेकिन -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। क्या बोल रहे हैं, -0.5 से बड़ा और 4.5 से छोटा। कौन सी संख्याएं आ रही बताइए मुझे। -0.5 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके इधर, और 4.5 कहाँ पर है, यहाँ पर, इसके इधर, इसके इधर और इसके इधर। तो 0 1 2 3 4 5 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि इसके इधर छोटा बोला ना, इससे क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 और 4, और बस हो गया खत्म। पहचानना है इसको, रफ, भले रफ वर्क करना पड़े आपको, ठीक है ना, गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, जल्दबाजी नहीं करना है भैया, जब शुरुआत में कर रहे हैं हम क्वेश्चन को तो जल्दबाजी मत करिए, पहले एक्यूरेसी बढ़ाइए, मतलब सही होना ज़्यादा जरूरी है। टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, स्पीड तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, फिर जब आप बनाने लगेंगे ना तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड में कोई समस्या नहीं है, एक्यूरेसी में समस्या होती है। जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत होता है, जल्दबाजी मत करिए, पहले रफ वर्क करके देखिए उसको। एक से एक पूर्णांक है, एक से क्या है, पूर्णांक है, और ध्यान देना इधर, एक से क्या है, पूर्णांक है, यानी कि पूरा अंक है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, और 1 से स्क्वायर का मान 4 या 4 से कम है। पूर्णांक का क्या होता है, बार बार क्यों बनाता हूं मैं, आप बोलते होगे कि सर ये क्या बनाते रहते हैं आप, ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, बार बार ये इतनी बताने की ज़रूरत थोड़ी है, बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन होता क्या है कि छोटी छोटी सी चीज़ें कई बार क्वेश्चन को अटका देती है। मुझे एक बात बताइए कि मैं पूर्णांक रखते जाता हूँ, यहाँ पर मैंने अगर 0 रखा
तो जीरो रखने पर क्या हो जाएगा, जीरो का स्क्वायर रखेंगे तो 4 से छोटा होगा कि नहीं होगा, होगा ना 4 से छोटा। तो क्या हो जाएगा c इज इक्वल टू, देखिए मैंने जीरो रखा तो संतुष्ट कर रहा। अब देखना 1 को रखता हूं मैं, 1 से की जगह 1 को रखा तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी 4 से छोटा होगा, तो 1 को भी ले लेता हूं मैं इसमें। अच्छा 2 को रखता हूं मैं तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, ये भी 4 से के बराबर या उससे छोटा होगा। देखिए ना 4, जो 4 क्या है, 4 के बराबर है ना, यानी कि बराबर या छोटा, ये भी संतुष्ट कर रहा। तो 2 को भी लिख देता हूं मैं यहां पर। 3 का स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4, सही है कि गलत है, आप बोलेंगे गलत है, क्यों, 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 छोटा है क्या 4 से, नहीं है, इसका मतलब ये गलत। आगे मत बढ़ो, अब इधर देखते हैं हम, देखना 0 को रखा तो 0 तो आ गया, चलिए ठीक है, ये ऐसा है ना, x स्क्वायर इज लेस देन आर इक्वल टू 4। देखिए -1 रख के देखिए ना, -1 का स्क्वायर, ये 4 से छोटा है क्या, हाँ है ना छोटा, माइनस का स्क्वायर क्या हो गया प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 से छोटा है, संतुष्ट कर रहा है, यानी कि -1 भी लेंगे हम और -2 भी लेंगे, क्योंकि -2 का स्क्वायर क्या होता है 4 या 4 से छोटा। देखिए ना 4 बराबर है 4 के, तो बराबर का चिन्ह लगा है, आई बात समझ में। ओवरऑल आपको बोला है कि भैया ऐसे ऐसे पूर्णांक लिखना है जो 1 से स्क्वायर का मान क्या है, छोटा या बराबर है 4 से, तो ये हमने यहां पर लिख दिया। चलिए ठीक है, d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू, देखिए क्या बोला है, लॉयल शब्द का एक अक्षर, देखिए LOY एल अगर लिखेंगे तो यल 2 बार आ जाएगा, इसलिए मत लिखिए आपको मालूम है, और सबके बीच में कामा लगा दीजिए। आपको मालूम है कि एक अगर शब्द पहले लिख दिया तो अब डबल नहीं आएगा, ऐसा। देखिए कहाँ तक हो गया, 4 तक हो गया, 5 तक क्या बोला है, 1 वर्ष का ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते। फिर से और एक बार पढ़ रहा हूं मैं, 1 वर्ष का ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। आपको मालूम होगा ना, आपने सीखा होगा कि सी अप जून 30 के, बाकी के 31 और 28 की फरवरी, चौथे सन 29। मतलब आपको ये मालूम है कि सी अप जून 30 के, मतलब ये जो महीने होते हैं वो कौन से होते हैं, 30 के होते हैं, और 28 की फरवरी में 28 दिन होते हैं, और चौथे सन 29। ऐसा सन जो 4 से विभाजित होता है वो 29 दिन का होता है। या तो दूसरा तरीका देखिए, ऐसी मुट्ठी बांध लीजिए आप, ऐसी मुट्ठी, और आप देखेंगे कि देखना ये ऊंचा है फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा फिर नीचा, फिर ऊंचा, ऐसा। देखिए इसी से आप बता सकते हैं कि जो ऊंचा है ना वो क्या है, 31 का महीना। देखिए जनवरी फिर फरवरी सबसे बड़ा गड्ढा यहीं पर बनता है, जनवरी फरवरी 28 का, मार्च 31 का, अप्रैल गड्ढा, मई ऊंचा, जून गड्ढा, जुलाई, और फिर यहीं पर अगस्त, जुलाई भी और अगस्त भी ये 31 का ही होता है, जुलाई अगस्त, फिर सितंबर अक्टूबर नवंबर, और ये दिसंबर फिर 31 का। तो देखिए जनवरी, फिर क्या आ गया फरवरी, तो यहाँ पर ई कर देता हूँ मैं, क्या लिखेंगे हम, फरवरी 28 की होती ना, 31 की नहीं होना चाहिए ना, जनवरी फरवरी, मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, फिर मई ऊंचा हो गया, मई, जून, जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, फिर अक्टूबर नवंबर, और फिर दिसंबर फिर ऊंचा हो जाएगा। देखिए ये वाले महीने ऐसे महीने हैं कि जो क्या होते हैं, जो 31 के भी नहीं होते हैं, 31 के नहीं होते हैं, है ना, जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, वो वाले महीने हैं ये, ऐसा। अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजक है जो के से पहले आता है। देखिए एफ कौन सा है, 6th,
काय से पहले आता है, के पहले आता है, तो ये पहले आता है, अच्छा ये पहले आता है बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, और के पहले आने वाले बोला है ना, तो जे के बाद तो के आ जाएगा। लेकिन व्यंजक लिखना आपने को, ये तो स्वर है ना, ए ई आई, ये तो स्वर है, व्यंजक लिखना है तो बी सी डी एफ जी और एच, और क्या हो जाएगा जे, ये हो जाएंगे। समझ में आई बात? अब इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ना है और इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाई ओर में समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। मिलाना है, ये तो क्लियर समझ में आ रहा है यार, ये मैथमेटिक्स है ये वाला, देखिए ना मैथमेटिक्स, एम ए टी एच, देखिए एम ए टी एच ई, एम बाद डबल आ गया इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, ए भी डबल आ गया, टी भी डबल आ गया, आई को लिख देंगे, सी को लिख देंगे और एस को लिख देंगे। जो रिपीट आते हैं उसको नहीं लिखा जाएगा। तो ये तो मिलान हो गया। क्या बोला है, एक से एक अभाज्य संख्या है जो 6 की भाजक है। देखिए 6 है, 6 को कौन कौन विभाजित कर सकता है, 1 2 3 और 6, डायरेक्ट 6 को विभाजित करने वाली कौन सी संख्या इतनी है। क्या बोला, एक से एक अभाज्य संख्या है, लेकिन अभाज्य लिखना है तो अभाज्य कौन है, 2 और 3 अभाज्य है, तो 2 और 3 कहाँ पर लिखा है, ये यहाँ पर लिखा है। देखिए ये मिला दिया हमने इसको, आ गई बात समझ में। अच्छा अब देखिए, एक संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। विषम प्राकृत संख्या 1 3 5 7 9 विषम संख्या है, 10 से कम बोला है ना, 10 से कम, तो ये वाली संख्या हो गई। देखिए 1 3 5 7 9, मतलब इसका इससे हो जाएगा, और बचा हुआ डायरेक्ट इससे हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एक प्राकृत संख्या है जो 6 की भाजक है। 6 की भाजक कौन कौन है, एक 6 को विभाजित कर सकता, 2 कर सकता, 3 कर सकता, 6 कर सकता है। तो इस प्रकार से हमने इसको मिला दिया। कितनी आसान है, अगर आपने सही तरीके से बेसिक पढ़ा है तो वही वाली बेसिक वाली तो चीज़ें हैं यहाँ पर, और एक बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। और मैं आपको बता दूं कि जब पहली एक्सरसाइज बनेगी तो अगला जो बेसिक आने वाला है ना, और अगली एक्सरसाइज आने वाली हो, इसमें ये सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। ठीक है, तो देखते हैं हम अगला। पहले तो एडवांस एक्सरसाइज देखेंगे इसकी, और फिर उसके बाद में अगली एक्सरसाइज। एडवांस का मतलब आपको एडिशनल क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पर एनसीईआरटी के अलावा थोड़े से एडवांस रूप में, जो कि प्राइवेट पब्लिशर होते हैं ना, आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल, और ये जो प्राइवेट केसी सिन्हा हो गया और अपना मनोहर रे हो गया, युगबोध, प्रबोध, ये वाले जो बुक्स होती है इसके क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, और फिर उसके बाद में फिर और कंटिन्यू देखते हैं हम।